हेलो दोस्तों, सेक्शन रूट से में आपका स्वागत है। एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 24 जुलाई सेकंड शिफ्ट का जैसे कि एग्जाम समाप्त हो चुका है। दोस्तों आज हम इस सेशन में 24 जुलाई सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछेंगे उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे 100% रिलेवेबल ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे, तो सेशन पूरा जरूर देखेगा। विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बताया जाता है ताकि आने वाले जो भी एग्जाम होगा उसमें आपको बेनिफिट मिले। और एक बताओ दोस्तों, यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी एग्जाम होते रहते हैं उसका एनालिसिस अपने चैनल के माध्यम से करवाता रहता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको प्रोवाइड की जाए तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया था कि ईश्वरी प्रसाद किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे। तो ईश्वरी प्रसाद का जो संबंध है वह कथक से है। तो आपका जो क्रेडिट जो आंसर होता, ईश्वरी प्रसाद का जो संबंध था कथक से था, तो आपका जो क्रेडिट जो आंसर होता कथक आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो यह जो है लखनऊ घराने से संबंधित रखते हैं ईश्वरी प्रसाद, जो कि कथक के जनक के रूप में माने जाते हैं। वहीं देखें तो पंडित बिरजू महाराज जो कि ईश्वरी प्रसाद के वंशज थे और इन्हें जो है प्रथम कथक के शिक्षक के रूप में भी जानते हैं। कथक के प्रमुख कलाकारों को देखें तो जैसे कि कथक के प्रमुख जो कलाकार थे पंडित बिरजू महाराज, देवंती जोशी, सितारा देवी, पंडित लच्छू महाराज, पंडित कार्तिक राम, पंडित फरतू महाराज, पंडित कल्याण दास महंत और पंडित बर्मा नलक। ये सभी जो थे कथक के प्रमुख कलाकार हैं। तो इन सभी को आप ध्यान में रखेगा, क्योंकि प्रमुख कलाकारों को भी पूछ लिया जाता है कि कौन किस नृत्य से संबंधित हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि फरवरी मार्च 2020 में के दौरान ऑस्ट्रेलिया में आयोजित आईसीसी महिला T20 विश्व कप में पहली बार किस देश की टीम ने भाग लिया था। यानी कि फरवरी मार्च 2020 में जो ऑस्ट्रेलिया में जो आयोजित किया गया था आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप, उसमें जो है किस देश के द्वारा पहली बार भाग लिया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता थाईलैंड आपका करेक्ट आंसर होता, क्योंकि थाईलैंड है जो कि पहली बार जो है इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। वहीं देखें तो महिला T20 विश्व कप टूर्नामेंट का जो 7वां संस्करण किया गया था 2020 में। वहीं 21 फरवरी से 28 मार्च 2020 के बीच जो है इसको में जो है इसका आयोजन था ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया में जो आयोजन किया गया था वह 21 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक इसका आयोजन किया गया था पहली बार, तथा जब थाईलैंड ने महिला T20 टूर्नामेंट के लिए भाग लिए थे। वहीं देखें तो फाइनल जो खेला गया था अंतर्राष्ट्रीय महिला T20 जो वर्ल्ड कप हुआ था वह जो हुआ था मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था। यानी कि फाइनल जो मैच खेला गया था वह मेलबर्न जो था क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था। वहीं देखें तो इसका जो विजेता रहा था वह ऑस्ट्रेलिया रहा था, जबकि इसका उप विजेता जो रहा था वह भारत रहा था। तो आप इन सारे फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुआ था वह डेट वाइज के रूप में भी पूछ लिया गया था। तो आप डेट वाइज के रूप में आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना किया गया था वह 26 जनवरी 1950 को किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता 26 जनवरी 1950 आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखो तो सुप्रीम कोर्ट के एक मुख्य न्यायाधीश एवं 33 अन्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में, जो कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। वहीं देखें तो भारत के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वह हीरालाल जेकी सुंदर कानिया थे। इन्हीं जो फॉर्म में इनको शॉर्ट फॉर्म में जो बोला जाता है हीरालाल जे कानिया कहते हैं। वहीं देखें तो वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में वह धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं, जो कि 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। तो इनका क्रम भी ध्यान में रखेगा। कई बार एग्जाम में जो है क्रम भी पूछ ले जाते हैं कि कौन क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट देखें तो भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो किया गया था वह 1774 में किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। उसमें जो था यह कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता था। तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किस पंचवर्षीय योजना में कृषि पर जोर दिया गया था। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना पर जो था इस पर कृषि पर जोर दिया गया था, जो कि 1961 से लेकर 66 तक चली थी। वहीं देखें तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था
कृषि विकास था। तो कि आज़ादी के बाद जो है भारत का मुख्यतः जो देखा जाए तो कृषि प्रधान देश था, इसलिए जो था इसका जो है विकास कृषि पर दिया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट देखें तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि उत्पादन को वृद्धि करना था, जो कि नकारात्मक रही थी। वहीं देखें तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो अवधि था 1961 से लेकर 66 तक रही थी, जो कि गार्डनिंग योजना पर आधारित थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। लेकिन कुछ बच्चों के द्वारा बोला गया कि उत्खनन के रूप में पूछा गया था। तो चलिए आपको दोनों बता देते हैं। जैसे ये जो था कृषि पर जोर दिया गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो था उत्खनन पर जो है उत्पन्न में जो है वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना में का लक्ष्य था। तो आप देख लीजिएगा इनमें से दोनों में से कौन से आपके क्वेश्चन में पूछे गए थे। तो उत्खनन पर जो वृद्धि जो देखने को मिला था वह सातवीं पंचवर्षीय योजना पर लक्ष्य रखा गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है इसके हिसाब से तो सातवीं पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर होता। इसकी जो अवधि थी 1985 से लेकर 90 तक था। सातवीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था सामाजिक न्याय माध्यम में आर्थिक उत्पादकता वृद्धि तथा उत्खनन उत्पन्न में वृद्धि और रोजगार सृजन करना था। एवं देखें तो 5 वर्षीय योजना को जो है रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन के लिए हटाओ और पर जोर दिया गया था। इनकी 5वीं पंचवर्षीय योजना में देखा जाए तो रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया था, जिसकी अवधि जो था 1974 से 1978 था। तो इन सारे फैक्ट को ध्यान में रखिएगा और देख लीजिएगा दोनों में से आपका जो है क्वेश्चन किस रूप में पूछा गया था। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया था। यानी कि किस मंत्रालय के द्वारा जो है प्रज्वला जो चैलेंज था इसको लॉन्च किया गया था। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जो है प्रज्वला लॉन्च किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता ग्रामीण विकास मंत्रालय आपका करेक्ट आंसर होता। वह देखें तो प्रज्वला जो चैलेंज था इसकी शुरुआत ग्रामीण विकास मंत्रालय के जो सचिव थे शैलेश कुमार सिंह के द्वारा जो है नई दिल्ली से की जाती है। इनके किन के द्वारा किया गया था, उस समय कौन सचिव थे, तो शैलेश कुमार सिंह थे। तो आप ये भी ध्यान में रखेगा। इसको जो है दिल्ली से लॉन्च किया जाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जो है प्रज्वला चैलेंज को लॉन्च किया गया था। इसका चुनौती के तहत जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए व्यक्तियों को जो है उद्योगों स्टार्टअप निजी क्षेत्र नागरिक समाज और अन्य लोगों को जो है विचार आमंत्रित करने के लिए इसकी शुरुआत किया गया था। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि तालीकोटा का युद्ध किस साम्राज्य का अंत हुआ था। यानी कि तालीकोटा का जब युद्ध हुआ था उसके बाद किस साम्राज्य का अंत हो गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता विजयनगर साम्राज्य आपका करेक्ट आंसर होता। तालीकोटा का जो युद्ध था उसी के बाद जो है विजयनगर साम्राज्य की पतन होती है। तालीकोटा का जो युद्ध लड़ा गया था विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच लड़ा गया था। यहाँ जो लड़ाई लड़ा गया था 23 जनवरी 1565 ईस्वी को बीजापुर के दक्षिण पूर्व स्थल पर जो है यह युद्ध हुआ था, जो कि वर्तमान में कर्नाटक का कर्नाटक जो उत्तरी राज्य है वहाँ पर स्थित था। इस युद्ध में देखा जाए इस युद्ध को राक्षसी तंगड़ी के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इस लड़ाई में आमतौर पर जो है विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। इस युद्ध को जो है राक्षसी तंगड़ी युद्ध के नाम से भी जानते हैं, तो इसका दूसरा नाम भी आप ध्यान में रखिएगा। और ये कब लड़ा गया था ये भी पूछ लिए जाते हैं। तो 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि उस्ताद हस्सू खां किस घराने के संगीतज्ञ थे। तो उस्ताद हस्सू खां जो थे वह ग्वालियर घराने से संबंधित थे। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता ग्वालियर घराने आपका करेक्ट आंसर होता। ग्वालियर घराने को देखा जाए तो यह जो है मुगल साम्राज्य के समय ही इसके विकास हुआ था। 1526 से लेकर 1857 के मध्य में। वहीं देखें तो इसके जो प्रमुख जो देखा जाए तो हस्सू खां और हद्दू खां दादा उस्ताद नत्यनाथ पीरपक्ष को इस घराने का जो है जन्मदाता के रूप में जानते हैं। वहीं देखें तो भारत के प्रसिद्ध
हिंदू घराने को देख लेते हैं, जैसे कि प्रमुख घराने जो हैं, जैसे कि किराना घराना और बनारस घराना और पटियाला घराना। तो किराना घराने के जो संस्थापक थे वह अब्दुल करीम खां एवं अब्दुल वाहिद खां थे। देखें तो बनारस घराना, इनके जो प्रमुख जो देखा जाए तो सितारा देवी और इनके पुत्री जो थी, इनकी पुत्री जयवंती माला, इनके द्वारा माना जाता है कि जो बनारस घराना था इनके निर्माण के रूप में। नेक्स्ट पटियाला घराना, जिनके जो संस्थापक थे उस्ताद फ़तेह अली खां और उस्ताद अली बख्श, इन्हें माना जाता है। तो इन सारे को आप ध्यान में रखिएगा कि कौन कौन से घराने से संबंधित है, इनका जो घराने के कौन निर्माण करता है, तो इन सारे को आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि घराने भी पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मांजुली महोत्सव मनाया जाता है? तो भारत में जो देखा जाए तो मांजुली जो महोत्सव मनाया जाता है वह आसाम में मनाया जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है आसाम, आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो दुनिया के सबसे बड़ा जो द्वीप है वह मांजुली द्वीप है, जो कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाता है। यह जो है दुनिया का सबसे बड़ा मांजुली द्वीप है, आप इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए अन्य प्रमुख जो नॉर्थ में जो पूर्व में जो स्टेट हैं उन सभी का प्रमुख त्योहारों को देख लेते हैं, महोत्सव को। जैसे कि नागालैंड का जो प्रमुख फेस्टिवल है हॉर्नबिल महोत्सव, मोत्सू महोत्सव, सेक्रिनिये महोत्सव, ये सभी जो है नागालैंड में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश का जो प्रमुख फेस्टिवल है लोसार फेस्टिवल, ड्री फेस्टिवल, सोंग फेस्टिवल और रेहेब फेस्टिवल, ये सभी अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख फेस्टिवल हैं। नेक्स्ट मिजोरम देखा जाए तो चापचारकुट और मीमकुट, पावलकुट, ये सभी जो है मिजोरम के प्रमुख फेस्टिवल हैं। नेक्स्ट मेघालय के जो प्रमुख फेस्टिवल हैं अमेरिकन फेस्टिवल, आर्ट्स सलाब फेस्टिवल, रानीकोर फेस्टिवल, ये सभी जो है मेघालय के प्रमुख फेस्टिवल हैं। नेक्स्ट असम के प्रमुख फेस्टिवल देखें तो महत्वपूर्ण फेस्टिवल में बिहू मांजुली महोत्सव, असम चाय महोत्सव और अम्बुबासी महोत्सव, ये सभी जो है असम के प्रमुख फेस्टिवल हैं। तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। ये सभी जो है पूर्व साइड यानी कि ईस्टर्न राज्य के सभी प्रमुख फेस्टिवल हैं, तो इन सभी को आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि खान अब्दुल गफ्फार खां 1857 के विद्रोह में कहाँ नेतृत्व कर रहे थे? यानी कि खान अब्दुल खां के द्वारा जो है 1857 के विद्रोह में किस स्थान के पर विद्रोह कर रहे थे, यानी कि नेतृत्व कर रहे थे? तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है बरेली, आपका करेक्ट आंसर होता। इनके द्वारा जो है बरेली में नेतृत्व किए जा रहे थे। खान अब्दुल गफ्फार खां जो थे 1857 के विद्रोह के समय विद्रोह के नेतृत्व करता थे, जो कि बरेली के थे। चलिए 1857 के प्रमुख विद्रोह एवं किन किन स्थानों पर कौन नेतृत्व कर रहे थे और किस अंग्रेजों के द्वारा इसे दबाया गया है, इन्हें देख लेते हैं। जैसे कि लखनऊ में देखा जाए, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। लखनऊ के जो नेतृत्व कर रहे थे बेगम हजरत महल के द्वारा किया जा रहा था, और इसको जो दबाया गया था कैंपबेल के द्वारा, जो है अंग्रेजी अधिकारी थे, इसके द्वारा दबा दिया गया था। नेक्स्ट कानपुर में जो नेतृत्व कर रहे थे वो नाना साहब कर रहे थे, इनका ही उपनाम जो है धोंधू पंथ है, और यहाँ पर जो है कैंपबेल के द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया जाता है। नेक्स्ट दिल्ली में जो है बहादुर शाह जफर द्वितीय के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था, और यहाँ पर जो है हंसन के द्वारा दबाया जाता है इस विद्रोह को। जगदीशपुर बिहार, जो कि यहाँ पर जो है वीर कुंवर सिंह के द्वारा जो है नेतृत्व कर रहे थे 1857 के विद्रोह, और यहाँ पर जो है विलियम टेलर के द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया जाता है। नेक्स्ट बरेली, जहाँ पर जो है अब्दुल खान के द्वारा जो है नेतृत्व कर रहे थे, और यहाँ पर जो है विसेंट आयर के द्वारा जो है यहाँ पर विद्रोह को दबा दिया जाता है। नेक्स्ट जो थे इलाहाबाद में जो नेतृत्व कर रहे थे लियाकत अली थे, जो कि यहाँ पर नेतृत्व कर रहे थे विद्रोह के, और यहाँ पर जो है कर्नल नीर के द्वारा इस विद्रोह को दबाया जाता है इलाहाबाद में। नेक्स्ट फैजाबाद, जहाँ पे अहमद अब्दुल्ला खां के द्वारा जो है यहाँ पर नेतृत्व कर रहे थे, और यहाँ पर जो है रेनॉल्ड के द्वारा नेतृत्व को दबा दिया जाता है विद्रोह को। झांसी, जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था, और यहाँ पर जो है हुरोज के द्वारा
इस विद्रोह को दबा दिया जाता है। तो इन सारे को आप ध्यान में रखेगा, किनके द्वारा कहाँ पे मतलब नेतृत्व किया जा रहा था और किस अंग्रेजी अधिकारी के द्वारा जो है इसे दबाया गया था। तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बांस चंदन जैसे पेड़ किस तरह के जंगल में उगते हैं, यानी कि पाए जाते हैं बांस और चंदन जैसे पेड़। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जंगल आपका करेक्ट आंसर होता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जंगलों में जो है बांस एवं चंदन जैसे पेड़ पाए जाते हैं। वही देखा जाए तो यह जो है हिमालय के तलहटी एवं उत्तरी पूर्व राज्यों जैसे कि झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढलानों पर ये सभी पाए जाते हैं। वही देखें तो भारत की प्रकृति की वनस्पति को मोटे तौर पर जो है 5 भागों में विभाजित किया गया है। ये जो 5 भाग हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जहाँ पे औसतन जो वर्षा होती है 250 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जहाँ पे जो औसतन वर्षा होती है 100 से लेकर 200 के मध्य होती है। नेक्स्ट उष्णकटिबंधीय कांटेदार जंगल या झाड़ियाँ, यहाँ पर जो औसतन वर्षा देखने को मिलती है वो 70 देखने को मिलती है। नेक्स्ट मोटाने का जंगल और 5वां मैग्रोवन वन, इन 5 भागों में जो है विभाजित किया गया है। तो इन सारे फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पहला आईसीसी महिला विश्व कप कहाँ हुआ था। तो पहला जो है महिला आईसीसी विश्व कप पूछा गया था, तो इसका जो आयोजन किया गया था इंग्लैंड में किया गया था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता इंग्लैंड आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखा जाए तो 20 जून 1973 ईस्वी को इंग्लैंड में इसका आयोजन किया गया था, जो कि इंग्लैंड इसका विजेता रहा था। आईसीसी पहला जो महिला जो विश्व कप हुआ था इसका विजेता रहा था इंग्लैंड। वहीं देखें तो पहला आधिकारिक क्रिकेट टेस्ट मैच हुआ था वह 1877 में हुआ था, जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य मेलबर्न में खेला गया था। इन दोनों के बीच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था, जो कि मेलबर्न में खेला गया था। और वहीं देखा जाए तो पहला 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच 1971 में खेला गया था, जो कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में खेला गया था। तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 1975 में कार्बनिक रसायन विज्ञान में किन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो 1975 में जो है कार्बनिक विज्ञान में जो है यानी केमिस्ट्री में जो है व्लादिमीर पिरलोंग को प्रदान किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता व्लादिमीर पिरलोंग आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो 1975 में रासायनिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जॉन बारकप कॉर्नफोर्थ के बीच जो है एंजाइम उत्प्रेरक प्रतिक्रियाओं को जो है अस्ट्रियो केमिस्ट्री पर जो है उनका काम करने के लिए व्लादिमीर पिरलोंग के बीच कार्बनिक अणुओं और प्रतिक्रियाओं को अस्ट्रियो केमिस्ट्री के बीच शोध के लिए जो है इनको सामाजिक रूप से विभाजित किया समान रूप से जो है विभाजित किया गया था। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सी पहाड़ी मेघालय में स्थित है। तो इसका उत्तर तो हमें नहीं मिल पाया है, तो इसके बारे में आपको बता देते हैं कि बिहार जो मेघालय में है कौन कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं। मेघालय में स्थित 3 पहाड़ियाँ निम्नलिखित हैं, यानी कि मेघालय में जो है 3 पहाड़ियाँ स्थित हैं, गारो, खासी, जयंतिया। तो चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। गारो पर्वतमाला जो कि मेघालय भारत के गारो खासी जो पर्वत श्रेणी है उसका एक हिस्सा है। पर्वत श्रेणी मेघालय के उष्णकटिबंधीय इकोगैरियन के हिस्सा है। इकोगैरियन जो होता है उसका हिस्सा है उष्णकटिबंधीय का। वही देखें तो गारो की खुद जो कि एचिक कहता है, जो कि स्थानीय रूप से इस्तेमाल किया जाता है। नोकरेक चोटी जो कि गारो जो पहाड़ियाँ हैं उसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो आप इसे ध्यान में रखेगा कि गारो की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे नोकरेक कहते हैं। नेक्स्ट खासी पर्वतमाला। खासी जो पर्वतमाला है जो कि भारत के मेघालय राज्य में शिलांग पर्वत जो पठार है उसका एक हिस्सा है। खासी जो पहाड़ियाँ हैं गारो, खासी, जयंतिया पर्वत श्रेणी के जो श्रृंखला है उसका एक हिस्सा है। यह जो है पूर्व चिलांग पर्वत श्रेणी और बड़ी पटकाई पर्वत श्रेणी के पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट खासी पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी जो है वह शिलोंग है, जिसकी ऊंचाई 1968 मीटर है। तो आप इसे भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट जयंतिया पर्वतमाला जो कि मेघालय राज्य की खासी पहाड़ियों का पूर्व में स्थित है। यह जो है पटकाई पहाड़ी श्रृंखला का एक हिस्सा है जो कि भारत म्यांमार सीमा पर
स्थित है। तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। और सबसे ऊंची चोटी कौन कौन सी है तो आप इन्हें भी ध्यान में रखेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सकल राजकोषीय घाटा का फॉर्मूला पूछा गया था। तो सकल राजकोषीय घाटा जो होता है कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियाँ, यहाँ पे माइनस छूट गया है, यानी कि कुल व्यय और कुल प्राप्तियाँ, यानी कि इसका अंतर जो होता है कुल राजकीय घाटा होता है उधार को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि शुंग वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन थे। तो शुंग वंश के जो अंतिम शासक थे देवभूति थे। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता देवभूति आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखा जाए तो इनकी जो हत्या है इनके मंत्री वसुदेव के द्वारा कर दी जाती है। पुष्यमित्र शुंग जो कि शुंग वंश के संस्थापक हैं। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग जो कि शुंग वंश की स्थापना करते हैं। तो आप इन सभी को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का औसतन घनत्व जनसंख्या कितनी है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो है भारत की औसतन जो जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखा जाए तो सबसे जो अधिक जो जनसंख्या है जनसंख्या घनत्व वो बिहार का है जो कि 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद पश्चिम बंगाल का है जो कि 1028 है। उसके बाद केरल का है जो कि 860 है। तो आप इन्हें भी ध्यान में रखेगा। वहीं देखें तो केंद्र शासित प्रदेशों में तो 11,297 जनसंख्या घनत्व है जो कि दिल्ली है जिसकी जो कि भारत की राजधानी है और यह जो है केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक है। तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि सेशन पसंद आया हो तो चैनल को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और इसका PDF भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।